Number 15. Provision for taxation is rupees 1 lakh. The tax liability of company settled rupees 80,000 and it is paid immediately. The amount credited to capital reduction is, मुझे लगता है आप दिमाग में आंसर आ भी गया होगा उसका। मेरा लायबिलिटी था 1 लाख का, मैंने सेटल किया 80,000 का, तो प्रॉफिट हो गया ना, सीआर क्रेडिट होगा, सीआर क्रेडिट होगा। कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 लाख के बदले आपने 80 दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ? 20,000 का। सो सीआर शुड बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 20,000। नंबर 16, 6% डिबेंचर ऑफ 100 each, rupees 1 lakh, to be converted into such number 8% debenture of rupees 50 each, as to generate the same amount of interest, word पे ध्यान देना, same amount of interest as before. The amount of 8% debenture will be dash. और एग्जाम में पक्का आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सुनना बच्चों, क्या बोलता है मालूम है? कंपनी का ओल्ड डिबेंचर 6% डिबेंचर, कितना अमाउंट था? 1 लाख। अगर मुझे कोई पूछे सर इधर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, साल में कितना इंटरेस्ट भरना पड़ता होगा कंपनी को? 1 लाख का 6%, 6,000 बराबर है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है मालूम है? कंपनी इज कन्वर्टिंग दिस 6% डिबेंचर इनटू 8% डिबेंचर। उसका अमाउंट कितना होगा वो आपको क्वेश्चन मार्क है, लेकिन उन्होंने क्या बोला मालूम है? इंटरेस्ट का अमाउंट सेम होना चाहिए, पहले जितना था उतना ही होना चाहिए, पहले जितना था उतना ही होना चाहिए। पहले 6,000 था, अभी भी 6,000 ही होना चाहिए। तो 8% डिबेंचर का अमाउंट कितना? बहुत सिंपल है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। इंटरेस्ट एक साइड में और एक साइड में फेस वैल्यू। सर इंटरेस्ट रेट कितना है? 8%, फेस वैल्यू 100, मतलब 100 पे, परसेंट हमेशा 100 पे ही होता है ना बेटा, परसेंट हमेशा 100 पे ही होता है, ये परसेंट हमेशा 100 पे ही होता है। फेस वैल्यू को मत देखने जाना। इंटरेस्ट कितना अमाउंट है, सेम इंटरेस्ट रखने को बोला, तो फेस वैल्यू का अमाउंट कितना होगा? जस्ट डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है? देखो बच्चों, 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 8, $75,000 आ रहा है, 75,000 आ रहा है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रुपीज 75,000। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों। नोट डाउन कर लेना ये जो मैंने वर्किंग इधर किया। नंबर 17, in internal reconstruction method of calculation of purchase consideration is by, ए बेटा ये परचेज कंसिडरेशन वर्ड जो है ना, ये परचेज कंसिडरेशन वर्ड जो है ना, ये अमालगमेशन टॉपिक में आता है। तो वो क्या पूछ रहे हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में परचेज कंसिडरेशन का कौन सा मेथड यूज होता है? तो जवाब है नेट एसेट मेथड नहीं, नेट पेमेंट मेथड नहीं, नो परचेज कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको पीसी का जरूरत ही नहीं है, आप कोई कंपनी बेच थोड़ी रहे हो, आप कंपनी कोई अमालगमेट थोड़ी कर रहे हो। नो परचेज कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नंबर 18, ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एसेट्स आर रिटर्न ऑफ एक्सेप्ट, इनमें से नहीं बोला तो भी आप रिटर्न ऑफ करते हो।
ऐसा कौन सा एसेट नहीं है इसमें, आप रिटर्न ऑफ नहीं करते हो ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एसेट्स आर रिटर्न ऑफ, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, इन चारों में से किसको छोड़ के आप रिटर्न ऑफ करते हो? तो जवाब है गुडविल तो होता ही है, प्रिलिमिनरी होता ही है, P&L होता ही है, लैंड एंड बिल्डिंग एक ऐसा एसेट है जिसको छोड़ के बाकी सब रिटर्न ऑफ होता है। नेक्स्ट नंबर 19, पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड टू, हम जब रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पे करते हैं तो टॉपिक का नॉमिनल अकाउंट को डेबिट करते हैं। द नेम इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, द नेम इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नेक्स्ट नंबर 20, the court confirmation order may direct the management to add to its name limited, unlimited and reduce none of the above। अभी थोड़ी देर पहले भी ऊपर आया था, कोर्ट क्या बोलता है मालूम है, जब आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हो ना तो ब्रैकेट में बैलेंस शीट में क्या लिखो, लिमिटेड अनलिमिटेड ये सब नहीं, आपको क्या लिखना है, एंड रेड्यूस्ड, क्या लिखना है आपको, एंड रेड्यूस्ड। Number 21, credit balance on capital reduction account is utilized for, अगर हमारे पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है तो किसके लिए रिटर्न ऑफ करोगे, मतलब किसके लिए यूटिलाइज करोगे? बोनस शेयर्स के लिए कभी नहीं कर सकते हो। राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स पॉसिबल है, पेइंग शेयर होल्डर नहीं, नन ऑफ दी भी नहीं। सो करेक्ट आंसर इज, अगर कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस है तो फिक्टिशियस एसेट्स को रिटर्न ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो। द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स सैंक्शन फ्रॉम, आपको किस किस से परमिशन लेना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स, हाँ लेना पड़ता है। ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लेना पड़ता है, एनसीएलटी कंपनी एक्ट लेना पड़ता है। तो इन वेरी शॉर्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबाउ, ऑल ऑफ दी अबाउ, सबसे आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन मेक अ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। नंबर 23, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 61। सरेंडर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स अमाउंट टू, जब हम लोग फुल्ली पेड शेयर्स सरेंडर करते हैं, जब कभी फुल्ली पेड शेयर्स सरेंडर करते हो तो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल होता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता है, अरेंजमेंट किया जाता है या वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। एक्चुअली सरेंडर करना मतलब अरेंजमेंट करने देना, सरेंडर करना इसका मतलब अरेंजमेंट करने देना बच्चों। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर्स accepting less than face value of their debenture amount to, तो अगर वो डिबेंचर होल्डर का जितना फेस वैल्यू है अगर हम उनको उनसे कम अमाउंट लेने को बोलेंगे, मान लो आप कंपनी के डिबेंचर होल्डर हो, आपने कंपनी को 100 रुपए दिया था और अब आपको कंपनी बोल रही है अरे यार 80 रुपया ले लेना, 80 रुपया ले लेना, तो इसका मतलब आप डिबेंचर होल्डर्स के साथ क्या कर रहे हो? आंसर इज, आप डिबेंचर होल्डर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। उसमें शेयर कैपिटल वर्ड आएगा ही नहीं, डिबेंचर की बात कर रहे हैं, तो वी आर डूइंग कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स एक्सेप्टिंग पार्ट पेमेंट ऑफ देयर क्लेम अमाउंट्स टू, अगर क्रेडिटर्स आधा पैसा लेने को रेडी हो गए, कुछ पैसे लेने को रेडी हो गए, तो उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कॉम्प्रोमाइज, वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ये डिबेंचर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? क्रेडिटर्स एक्सेप्टिंग पार्ट पेमेंट ऑफ देयर क्लेम अमाउंट्स टू वेरिएशंस इन शेयर होल्डर्स राइट्स। बी is a correct answer, variations of shareholders right, वो कॉम्प्रोमाइज वर्ड डिबेंचर्स के साथ रहेगा। नंबर 27, एक एंट्री दिया है आपको, नंबर 27 एक एंट्री दिया है आपको, इस जनरल एंट्री को देखो और ये बताओ
ये कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल बता रहा है, सब डिविजन बता रहा है, कन्वर्जन बता रहा है, या कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू शेयर्स? मुझे बताओ बेटा, मैंने आपको सब डिविजन और कंसोलिडेशन का मीनिंग लिख के दिया है ना। शेयर का फेस वैल्यू पहले कितना था? 100 रुपया। शेयर का फेस वैल्यू पहले कितना था? 100 रुपया। अब मैंने 10 रुपया कर दिया। हमेशा याद रखना, जब फेस वैल्यू रेड्यूस होता है ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होता है। फिर से सुना, जब फेस वैल्यू रेड्यूस होता है, मैंने आपको लिख के दिया था ऐसा, फेस वैल्यू रेड्यूस, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है? बढ़ जाता है। और नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ गया, नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ गया, तो शेयर सब डिवाइड हो गए। इसको कहते हैं सब डिवीजन। दिस इज कॉल्ड एज सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल। तो आंसर इज बी।